दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नई तकनीकें आ रही हैं, बहुत कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े। इन सब की जानकारी हमारे खबरें खेती के कार्यक्रम में रहती हैं। इसके अलावा हम आपको जो है मौसम की जानकारी भी उसमें देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक आज हम आपको जो बताएंगे कि इस मौसम में आप अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, उससे जुड़ा भी एक हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। रबड़ क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 73.03 करोड़ रुपए का आवंटन। अमेरिका को होने वाले आम का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भारत में 4.2% की दर से बढ़ रहा है दूध उत्पादन। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए का आवंटन। और बैंगन, धान, सरसों सहित कई अन्य जीएम फसलों के परीक्षण को मिली मंजूरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने रबड़ रोपण को बढ़ावा देने व इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 73.03 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। किसान भाइयों, कभी खेती बाड़ी को ही विशेष ध्यान देने पर जोर देने वाली केंद्र सरकार किसानों से जुड़ी योजनाओं के नए रास्ते पर भी विशेष ध्यान दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। रबड़ रोपण को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 73.03 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रबड़ बोर्ड 12वीं पंचवर्षीय योजना से रबड़ रोपण के अलावा इसके विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रहा है। बोर्ड का उद्देश्य छोटे जोत धारक क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि करना और रबड़ की गुणवत्ता में लगातार उन्नयन करना है। केंद्रीय रबड़ बोर्ड ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012 से 17 के दौरान परंपरागत क्षेत्रों केरल और तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिले तथा उत्तर पूर्व के अलावा गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रबड़ के रोपण और संबंधित अवसंरचना सुविधा देने के लिए 28.48 करोड़ रुपए एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 44.55 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कुल मिलाकर रबड़ क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 73.03 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एपिडा के अनुसार देश में आम की अच्छी पैदावार होने से इस साल अमेरिका को होने वाले आम का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस साल अब तक करीब 500 टन आम का निर्यात किया जा चुका है। मौजूदा सीजन में भारत से अमेरिका को होने वाले आम के निर्यात ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपिडा के अनुसार इस बार अमेरिका का कुल आम निर्यात 500 टन तक पहुंच गया है। अमेरिका में भारतीय आमों की जबरदस्त मांग रहती है, लेकिन देश में विकिरण उपचार केंद्र न होने से आमों का निर्यात मांग के अनुरूप नहीं हो पाता। एपिडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अमेरिका को आमों का निर्यात करने से पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कीट मक्खी के अलावा अन्य गंदगी साफ हो सके। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में होने वाले अल्फांसो और केसर आम का अमेरिका में जबरदस्त मांग रही। अमेरिका में भारतीय आमों की अच्छी मांग होने के कारण निर्यातकों को अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन विकिरण उपचार की सुविधा सीमित होने की वजह से निर्यात की बड़ी खेप भेज पाना संभव नहीं हो पाता। इस बार बेहतर सुविधा होने से आम के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। देश में आमदनी बढ़ने के साथ ही दूध की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में राष्ट्रीय डेयरी योजना के चलते दूध उत्पादन 4.2% की दर से बढ़ रहा है, जो दुनिया के दूध उत्पादन की दर से करीब 2 गुना है।
भारत में राष्ट्रीय डेयरी योजना के चलते दूध उत्पादन 4.2% की दर से बढ़ रहा है, जो दुनिया के दूध उत्पादन की दर से करीब 2 गुना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस क्षेत्र में करीब 7 करोड़ परिवार, विशेषकर महिलाएं लगी हुई हैं। पिछले दशक में विश्व में दूध का उत्पादन 2.2% की दर से बढ़ा है, लेकिन भारत ने इस मामले में विशेष सफलता हासिल की है। भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि दर दुनिया के औसत की तुलना में करीब 2 गुनी 4.2% है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संकेत मिल रहे हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूध की मांग 150 लाख टन और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 180 लाख टन तक पहुंच जाने की संभावना है। विश्व में भारत के दुग्ध उत्पादों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे ये कारोबार का एक सशक्त माध्यम भी बन रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 180 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या बढ़ाई जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 180 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस आवंटन में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त करने वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को 16.43 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 13.36 करोड़ रुपए, राजस्थान को 11.84 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 11.40 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 11.38 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। श्री बालियान के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये धन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन, संस्थापन, आधुनिकीकरण की प्रौद्योगिकी योजना सहित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए है, जिसके अधीन इच्छुक उद्यमियों द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय से प्रतीक्षारत जीएम फसलों की विविध किस्मों के जमीनी परीक्षण से जुड़े 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे बैंगन, धान, सरसों सहित कई अन्य जीएम फसलों के परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय से प्रतीक्षारत जीएम फसलों की विविध किस्मों के जमीनी प्रशिक्षण से जुड़े 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी GEAC के अध्यक्ष हेम पांडे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि GEAC ने धान, बैंगन, काबुली चना, सरसों, कपास सहित 15 विविध किस्मों के परीक्षण भारतीय परिस्थितियों में करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद बैंगन, धान, सरसों सहित कई अन्य जीन आधारित यानी जीएम फसलों का परीक्षण किया जा सकेगा। श्री पांडे ने बताया कि कमेटी के समक्ष जीएम फसलों से जुड़े 70 प्रस्ताव लंबित थे। मार्च 2014 के बाद से अब तक करीब 60 प्रस्तावों को निपटाया जा चुका है। जीएम फसलें भारत में शुरुआत से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत में फिलहाल सिर्फ बीटी कॉटन के व्यावसायिक उत्पादन की ही मंजूरी दी गई है। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसान भाइयों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में मानसून के सक्रिय होने से जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और विदर्भ के कई इलाकों में बरसात होने से इन इलाकों में मौसम सुहाना होने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय चारे के लिए ज्वार की बुआई करें। ज्वार के लिए पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 और अन्य संकर किस्में अधिक लाभकारी साबित होगी। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, जो उत्पादन के लिए बेहतर होगा। अब चलते चलते कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मेथा तेल के वायदा और हाजिर भाव में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत हल्दी की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके अलावा आलू की आपूर्ति सीमित रहने से इसके दामों में तेजी बने रहने की संभावना है। घरेलू बाजार में आम की आपूर्ति में कमी आने से इसके दामों में तेजी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कुछ समय पहले तक हम बड़ी गर्मी से परेशान थे कि टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वो 45, 46, 48 तक जा रहा था। अब जो है गर्मी तो लगता है कम हो गई, लेकिन उमस बढ़ गई है। और ये जो उमस है ये ज़्यादा दिक्कत देती है। जब हमें ही इतनी तकलीफ़ दे रही है तो पशुओं को इससे बहुत परेशानी होती है। ये जो मौसम होता है इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई तरीके के रोग हैं वो पशुओं को होते हैं। इसके अलावा जब दबाव में वो आते हैं, जिसे स्ट्रेस बोलते हैं, तो उनका दूध उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो डेयरी पशु हैं इस मौसम में आप उनकी क्या विशेष देखभाल करें। पशुपालकों की मेहनत और वैज्ञानिक विधि से डेयरी प्रबंधन के कारण आज भारत में दूध उत्पादन 13 करोड़ टन से भी ऊपर है और ये विश्व में रिकॉर्ड है। डेयरी व्यवसाय में पशु की नस्ल अच्छी होना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उचित प्रबंधन भी बेहद आवश्यक है। बारिश के मौसम में गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन उमस बढ़ने से पशुओं को काफी परेशानी होती है और अगर फार्म में हवा के संचरण की सही व्यवस्था ना हो तो पशुओं के दूध उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। पशु आवास के आकार के अनुसार ही पशुओं की संख्या तय की जानी चाहिए। इसके लिए पशु चिकित्सा विज्ञानी पशुपालकों के संपर्क में रहते हैं और फार्म के सही प्रबंधन के विषय में जानकारियां साझा करते रहते हैं।
अच्छे दूध उत्पादन के लिए ये आवश्यक है कि पशु किसी भी संक्रमित रोग से ग्रस्त ना हो। देश में डेयरी पशुओं में खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू और ब्लैक क्वार्टर आदि संक्रमण हो जाते हैं, जिनसे पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है और दूध उत्पादन भी काफी घट सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इन सभी रोगों के टीके पशुओं को समय पर जरूर लगवाएं। वैज्ञानिक विधि से डेयरी चलाने के लाभ हैं, लागत में कमी आती है और उत्पादन में इजाफा होता है। देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से अधिक बनी हुई है और इसका प्रमुख कारण पशुओं के रोगों पर नियंत्रण और प्रबंधन की सही विधियों को अपनाना है। कृत्रिम गर्भाधान के कारण पशु नस्ल में सुधार किया जा रहा है और साथ ही आधुनिक विधि से मशीनों द्वारा बड़े डेयरी फार्म में दूध निकालने से भी उत्पादन में इजाफा देखा जा रहा है। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले पहुंची, जहां स्थानीय पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बारिश के मौसम में पशु प्रबंधन पर पशुपालकों को जानकारी देने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान भी किया जा रहा है। किसान भाइयों, जिस तरह आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह अपने पशुओं का भी देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में पशुओं की हमारी अहम भूमिका होती है। और खासकर जो हमारे किसान भाई हैं जो जागरूक हैं, वो पशुपालन को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं। इस बरसात के मौसम, खासकर जुलाई के महीने में कई तरह की पशुओं में बीमारी आ जाती हैं, उनके लिए टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का टीकाकरण किया जाए, उसके पीछे क्या उद्देश्य, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्री शुक्ला जी, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और जुलाई का महीना शुरू हो गया है, तो ऐसे में कई तरह की बीमारियां आती हैं पशुओं में, कौन कौन सी है, उनके लिए कौन कौन से टीके हैं? देखिए, इस समय जुलाई के महीने में मुख्य रूप से बरसात शुरू हो जाती है, तो गला घोंटू रोग का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता है पशुओं में और ये एक जानलेवा बीमारी होती है जिसमें पशु तेज़ी से बीमार होता है और बहुत ही जल्दी इसका प्रकोप होता है। इसके बचाव के लिए बरसात के पूर्व में ही टीकाकरण कर दिया जाता है और ये एस्कैड योजना के अंतर्गत बृहद टीकाकरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हमारे जनपद में भी ये टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एस्कैड योजना के अंतर्गत टीकाकरण में इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पशुओं में टीकाकरण की लेवी है 2 रुपये शुल्क, उसको मुक्त कर दिया गया है। तो अब ये टीकाकरण पशुओं में सब आसानी से हो रहा है, सभी लोग पशुओं में टीकाकरण अपना करवा रहे हैं। इस समय टीकाकरण करवाने से पशुओं में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है गला घोंटू रोग से लड़ने की। तो इसके पश्चात जो उनका चिकित्सा में व्यय होता है वो नहीं हो पाएगा, चिकित्सा का व्यय बहुत कम हो जाएगा। ये टीका निःशुल्क लगाया जाता है गांव में जाकर के। और बरसात के मौसम में विशेष करके इसके अलावा भी और कई बीमारियां पशुओं में होती हैं, जैसे पेट में कीड़ों की समस्या आती है। हरा चारा चारों तरफ होता है, बरसात की वजह से जब जानवर चरने जाता है तो इनके जो पेट के कीड़ों के अंडे इनके अंदर आ जाते हैं और उसका लार्वा बन के जब ये वयस्क हो जाते हैं तो पेट में एक तो कीड़ों की समस्या आती है, पेट के कीड़ों की दवा देनी चाहिए। दूसरे, इस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो किलनी, चेचड़ी पशुओं को उसके ऊपर लग जाती हैं, जिससे वो खून चूसती हैं पशुओं का और उसका प्रोडक्शन पशुओं का कम हो जाता है। तो मुख्य रूप से ये टीकाकरण, गला घोंटू का टीकाकरण बरसात से पहले सभी पशुपालकों को अपने पशुओं को लगा लेना चाहिए। हमारे जनपद में 2,40,000 वैक्सीन, गला घोंटू के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम समय रहते पूर्ण कर लेंगे। इस समय बृहद स्तर पर ये टीकाकरण कार्य चल रहा है। डॉक्टर साहब, खुरपका और मुँह पका भी इस मौसम में आ जाता है? हाँ, ये खुरपका मुँहपका रोग का टीकाकरण खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस जनपद को लिया गया है और ये लगाया जा रहा है। वर्ष में 2 बार इसका टीका लगाया जाता है। ये टीका हम मई के महीने 18 मई तक हमारा, ये अप्रैल मई में ये टीकाकरण हमने किया था। 3,09,000 डोज हमने वहाँ पे इस समय इस जनपद में टीकाकरण के खुरपका मुँहपका रोग से टीकाकरण से पशुओं को टीकाकृत किया था। तो ये अब अगला हमारा प्रोग्राम सितंबर के महीने में चलेगा
खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण। इसमें पशुओं में मृत्यु दर कम रहती है, लेकिन उस उत्पादक क्षमता बहुत कम हो जाती है पशुओं की। तो ये खुरपका मुहपका रोग का टीका पशुपालकों को अवश्य लगवाना चाहिए और वर्ष में ये 2 बार लगवाना चाहिए। इससे उत्पादक क्षमता पशुओं की बहुत कम हो जाती है और निरंतर जो है फिर सारे जीवन में पशु उतना उत्पादन नहीं दे पाता है जितना कि उसका उत्पादन पहले से रहता है। तो ये टीकाकरण बहुत ज़रूरी है खुरपका मुहपका का, और वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण हो। 2 बीमारियों में मुख्य रूप से टीकाकरण यहाँ पे इस जनपद में जो है खुरपका मुहपका और गला घोंटू। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियाँ आती हैं, जैसे अब इस समय सूखे का प्रकोप हो रहा है, तो इस समय ब्लैक क्वार्टर का भी असर आता है, कहीं कहीं देखने में मिला है ब्लैक क्वार्टर का। तो ब्लैक क्वार्टर से भी पशुओं को टीका पशुओं में लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस समय हम हाजीपुर जो गौतम बुद्ध नगर में गांव है इसमें है, क्या अभियान चलाया हुआ गांव के लोगों खास पशुपालकों को जागरूक करने के लिए? हाँ, ये जो है पहले से ही हमारी टीम गांव में आ जाती है। पशुपालकों को पहले इसका प्रचार कर दिया जाता है कि आपके गांव में आज टीकाकरण होगा, और इसके साथ साथ टीकाकरण के साथ साथ हम एक कैंप भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि उनकी अन्य बीमारियों के बारे में भी पशुपालकों को जागरूक किया जा सके। गोष्ठी का भी आयोजन करते हैं ताकि सूखा या बाढ़ की स्थिति में भी हम अपने पशुओं को कैसे रखें, सुरक्षित स्थान पर कैसे ले जाएं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ये सारे कार्यक्रम हम जो है पशुपालकों को यहाँ पर बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सूखे की बात की, देरी से बरसात शुरू हो गई, ऐसे में चारे में कई तरह की दिक्कत आ जाती है, वो क्या है? हाँ, देखिए सूखे में अमूमन जो है अगर पानी कम मिलता है, इस समय यहाँ पे चरी की बुआई हो रही है और चरी में अगर पानी कम मिला तो उसमें विषाक्तता आ जाती है और ये बहुत ही तेज़ जो है विषाक्तता आती है। इसमें अगर पशु ने उस विषाक्त चरी को खा लिया तो उसमें घर आते आते वो लड़खड़ाने लगेगा और गिर जाएगा और बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु दर हो जाती है। इसके लिए जो है सभी पशु चिकित्सालयों पर दवा उपलब्ध करा दी गई है और ये किसानों को, पशुपालकों को सलाह दी जा रही है कि ये सूखे की चरी अपने पशुओं को न खिलाएं, उसमें पर्याप्त पानी देते रहें और जब चरी की वृद्धि काफ़ी हो जाए उसके बाद ही उसको खिलाएं। आखिर में क्या बताना चाहेंगे जिससे कि पशु हमारे स्वस्थ रहें? देखिए, पशुओं का प्रबंधन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। उनके आवास स्वच्छ हों, स्वच्छ पानी हम दें ताकि बीमारियां कम लगें, समय समय पर पशुओं में टीकाकरण कराएं और सबसे मुख्य है पशुओं को हम संतुलित आहार दें। आजकल हमारे यहाँ ज़मीन में मिनरल्स की कमी आ रही है, तो चारा दाने में भी मिनरल्स की कमी है। अगर हम अपने पशुओं को अतिरिक्त मिनरल्स भी खिलाएं, साथ साथ में समय पर पेट के कीड़ों की दवा दें, समय पर टीकाकरण करवाएं, हम अच्छा उत्पादन अपने पशुओं से ले सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़ती आबादी की आवश्यकता पूरी करने के लिए देश में करीब 15 से 16 करोड़ टन प्रति वर्ष दूध की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक और किसान जागरूक हैं, जिस कारण हम आबादी के बढ़ने की दर से अधिक दूध उत्पादन की दर हासिल करने में सफल हो रहे हैं। पशुओं का टीकाकरण और सही प्रबंधन ही हमें दूध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा और इसके लिए सार्थक प्रयास जारी है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में खबरें तो रहीं, लेकिन आज आपने जो एक ज़रूरी सा जो हमारा कार्यक्रम था वो क्या देखा, वो आपने देखा
पशुपालन से संबंधित किस तरीके से गाय भैंसों का आपको सही प्रबंधन करना है, जिससे उनकी सही देखभाल आप करेंगे तो आपको अच्छा दूध उत्पादन मिलेगा। देखिए, भारत कई मामलों में आगे है, दूध उत्पादन में तो है ही, लेकिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी भारत अब काफ़ी अच्छे स्तर पे है। तो ये बना रहेगा अगर आप सही देखभाल करेंगे। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन चलने से पहले आपको कल ये भी बता दें क्या कार्यक्रम रहेगा। हमेशा की तरह बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है कि हम देख रहे हैं मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनमें बड़ा असंतुलन आ गया है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खाद जो आप उपयोग करते हैं, उर्वरक जो उपयोग करते हैं, उनमें एक संतुलन रखा जाए। और यूरिया तो सब डाल रहे हैं लेकिन पोटाश भूल जाते हैं। तो पोटाश कितना अहम है, उसको पौधे से क्या फ़ायदे मिलते हैं और उसकी उपलब्धता का क्या हाल है, इस सब पे कल हमारे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, ज़रूर देखिएगा। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।